उस डिस्कशन में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मांग की मूल्य लोच 5 प्रकार की होती है। ठीक है, आपके साथ जस्ट क्विक रिवीजन मैं कर लेता हूं। पहला जो आपके पास होती है मांग की मूल्य लोच, वो ईपी इक्वल टू 1 होती है। कल के अनुसार, कल हमने बताया था, ये आरामदायक वस्तुओं के संदर्भ में ऐसा पाया जाता है कि आरामदायक वस्तुओं में आपकी मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। तो यानी कमोडिटी कौन सी होगी? आरामदायक होगी। नाउ द नेक्स्ट होती है आपकी विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुएं यानी ईपी इज ग्रेटर देन अगर 1 होगा तो वस्तु विलासी होगी। अब विलासी का मतलब होता है जो आपकी लाइफ स्टाइल को प्रभावित करे निगेटिवली। ठीक है, यानी ऋणात्मक रूप से आपकी वर्किंग एफिशिएंसी को डिक्लाइन कर दे। थर्ड आपका है ईपी इज क्या हो जाए? लेस देन 1। ईपी इज लेस देन 1 का मतलब होता है आवश्यक वस्तु, और आवश्यक वस्तु का तात्पर्य होता है कि जब आपके लिए कोई जीवन के लिए आवश्यक होता है, जीवन सर्वाइवल के लिए आवश्यक होता है, जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है। और तीसरा आपके पास होता है, चौथी चीज जो कमोडिटी ईपी इक्वल टू 0 होता है, यानी जीवन रक्षक दवाओं के संदर्भ में होता है, जीवन रक्षक वस्तुओं के संदर्भ में होता है। एंड लास्ट आपका फाइनली पांचवा था ईपी इज इनफाइनाइट। ये कमोडिटी होती है जब आप देखते हो कि अगर थोड़ी सी मूल्य बढ़ता है तो मांग 0 हो जाती है, और थोड़ा सा मूल्य कम होता है तो मांग अनंत हो जाती है। तो इन 5 कमोडिटी का अध्ययन आज हमको करना है। चलो देखते हैं। फर्स्ट हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं आपके साथ। तो पहली एनालिसिस में याद रखना कि इलास्टिसिटी क्या है। मैंने फिजिक्स का नियम आपको बताया कि फिजिक्स में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट काम करता है, और इकोनॉमिक्स में प्राइस एंड डिमांड वर्क करता है। प्राइस एंड डिमांड वर्क करता है। तो प्राइस में अगर थोड़ा सा चेंज होता है तो डिमांड में, यानी प्राइस आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एंड डिमांड आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, पहला परिवर्तन किस पे होगा? मूल्य में। और दूसरा परिवर्तन किस में होगा? मांग में। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा? सबसे पहले परिवर्तन मूल्य में परिवर्तन, तो आप लिखोगे मूल्य में परिवर्तन। पहला परिवर्तन किस में हुआ? मूल्य में परिवर्तन। मैं फार्मूला जनरेट कर रहा हूं, कैसे फार्मूला इसका बनता है। तो सबसे पहले परिवर्तन किस पे हुआ? मूल्य में परिवर्तन हुआ। उसके परिणाम स्वरूप मांग में परिवर्तन होता है। मांग में परिवर्तन होता है। तो आपको ऐसे लिखना होगा कि जिसमें परिवर्तन अंतिम बार हुआ यानी मांग में, उसको ऊपर लिखते अपान मूल्य में परिवर्तन। तो अब आपके पास हो जाता है ईपी इज इक्वल टू, मांग में परिवर्तन को कैसे नोट करते हैं? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू अपॉन मूल्य में परिवर्तन को ऐसे नोट करते हैं? डेल्टा पी अपॉन पी। इस तरह हम इसको डिनोट करते हैं। अब हम लोग, ठीक है, डेल्टा क्यू परिवर्तन है, यहां पे आप लिख सकते हो डेल्टा क्यू क्या है? परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन कैसे निकाल रहेंगे? Q2 माइनस Q1, यानी जो परिवर्तन होकर के मात्रा हुई है, मांग हुई है, जो प्रारंभिक मांग है, दोनों को घटा दो, डेल्टा क्यू का मान निकल आएगा। Q क्या है? Q आपका Q1 है। ठीक है, इसी प्रकार डेल्टा P क्या है? डेल्टा P मूल्य में जो चेंजेज आए, P2 माइनस P1। ठीक है, P2 माइनस P1 को हम डेल्टा P कहते हैं, और P को क्या कहते हैं? P1 कहते हैं। तो इस प्रकार अब इस फार्मूले को और थोड़ा सा सही करते हैं। EP इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा? डेल्टा Q अपॉन Q, डेल्टा P अपॉन P। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये देखो जो नीचे वाला है वो ऊपर जाता है तो उलट जाता है। तो EP इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P, ऐसे आप लिख सकते हो। अब डेल्टा डेल्टा एक तरफ कर लेते हैं, तो EP इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P हो जाता है, इंटू P अपॉन क्यू हो जाता है, क्योंकि मांग तथा मूल्य के बीच में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, इसलिए इसके पहले ऋण का चिन्ह लगेगा।
अगर दोनों वेरिएबल के बीच में धनात्मक संबंध होता तो हम ये ऋण का सिंबल नहीं लगाते। तो ये मेरे पास क्या हो जाता है, ये मेरे पास इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का फार्मूला बन जाता है। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का ये फार्मूला बन गया और ये फार्मूला ही आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने में सदैव हेल्प करेगा जब आपके पास दो मूल्य स्तर दिए हुए होंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं चाप मांग की लोच। इस फार्मूले का प्रयोग कहां पे किया जाता है, चाप मांग की लोच में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। चाप मांग की लोच में इसका प्रयोग किया जाता है। अब मैं इसको बताऊंगा कि चाप मांग की लोच में कैसे हम प्रयोग करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। फार्मूला आ जाता है ईपी इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये मेरे पास एक फार्मूला हो जाता है। ठीक है, ये फार्मूला आपका हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस फार्मूले में अब फिट करके एक आंसर निकालते हैं। चलो देखो, मान लीजिए एक उपभोक्ता है, कोई ए उपभोक्ता है, वो बाजार जाता है, P1 मूल्य यानी 10 रुपए में वो कितनी वस्तुएं खरीदता है, वो 100 वस्तुएं खरीदता है। 10 रुपए की रेट से मार्केट में है, वो कितनी वस्तुएं खरीदा, 100 वस्तुएं खरीदा। जब वस्तु का मूल्य बढ़ करके 20 रुपए हो जाता है तो उसके द्वारा अब जो मांग की जाती है वो मात्र 80 की जाती है। ठीक है, तो मांग की मूल्य लोच की गणना करिए तथा वस्तु की प्रकृति भी बताइए। मांग की मूल्य लोच की गणना कीजिए एवं वस्तु की प्रकृति भी बताइए। वस्तु की प्रकृति भी बताइए। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, ऊपर फार्मूला है, इस फार्मूले में फिट करना है। तो सबसे पहले हम डेल्टा क्यू का मान निकालते हैं। तो डेल्टा क्यू का मान निकालने के लिए फार्मूला होता है Q2 माइनस Q1। Q2 क्या है, 80 माइनस 100, 80 माइनस 100 तो क्या हो जाएगा आपका -20 हो जाएगा। यह डेल्टा क्यू का मान आपका आ जाता है। और डेल्टा पी का मान कितना आ जाता है, डेल्टा पी इज इक्वल टू P2 माइनस P1। P2 का मान क्या है, 20 माइनस 10। तो 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 10। तो ये डेल्टा P का मान मुझे मिल जाता है, ये डेल्टा P का मान, ये डेल्टा Q का मान। और अब आप देखो P बराबर P1 होता है, P बराबर P1 होता है और P1 कितना है, 10 है। ये P आपका 10 हो जाता है। और इसी तरह Q बराबर Q1 होता है और Q1 का मान कितना है, 100 है यहां पर। तो ये आपका 100 हो जाता है। चलिए सारी वैल्यू को हमने एक्सेस कर लिया है। अब हम इसको इस फार्मूले में पुट करते हैं। तो हो जाएगा EP इज इक्वल टू डेल्टा क्यू कितना है, -20 अपॉन डेल्टा P कितना है, 10 इंटू P बराबर 10 अपॉन Q बराबर 100। मैंने सारी वैल्यूज को ऊपरयुक्त फार्मूले में रख दिया है। चलो अब इसको और सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, इक्वल टू 2 एक कम 2 और 1 1 जा 1 यानी 10 1 जा 10, ये आएगा 2/10 आ जाता है। अब इसको और मैं सॉल्व करता हूं तो 0.2 आ जाता है। तो EP का मान कितना आ जाता है, 0.2 आ जाता है। यानी EP इज क्या है, लेस देन 1 है। EP इज लेस देन 1 का तात्पर्य क्या हो जाता है, इसका तात्पर्य होता है कि वस्तु आपकी आवश्यक है, वस्तु आवश्यक है। ये आपका रिजल्ट निकल करके आ जाता है। तो जब आपके वस्तु मूल्य दिए रहते हैं, दो मूल्य दिए रहते हैं और दो मात्राएं दी रहती हैं, तो इस प्रकार मांग की मूल्य की लोच की गणना आपके द्वारा की जाती है। चलो एक और प्रश्न सॉल्व करते हैं।
कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एक उपभोक्ता बाजार जाता है, बाजार में उसे P1 एक वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य है वो 100 रुपए है, खरीदी गई मात्रा कितनी है 200 है। जब मूल्य बढ़कर के P2 कितना हो जाता है 150 रुपए हो जाता है, तो खरीदी गई वस्तु की मात्रा घट करके कितनी हो जाती है 180 हो जाती है, या आप कह सकते हो इसकी 100 हो जाती है। लो 100 कर लेते हैं, 100 हो जाती है। तो बताइए ईपी का मान कितना होगा तथा वस्तु का नेचर क्या होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, फार्मूला आप जानते हो, फार्मूला जानते हो क्या हो, ईपी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ये आपका फार्मूला हो जाता है। ठीक है, अब हम देखो इस फार्मूले में क्या वैल्यूज रखते हैं, चलो रखो वैल्यू, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू रखते हैं, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू Q2 माइनस Q1। ठीक है, Q2 माइनस Q1, तो Q2 है आपका 100, मैंने 100 रखा, माइनस Q1 200 रखा। अब आपका क्या हो जाता है माइनस 100, यानी डेल्टा क्यू का मान कितना आ जाता है 100 आ जाता है माइनस का। अब हम डेल्टा पी का मान निकल रखते हैं, डेल्टा पी का मान कितना है, डेल्टा पी इज इक्वल टू P2 माइनस P1। P2 का मान कितना है आपका 150 माइनस 100, तो ये आपका कितना हो जाता है 50। ठीक है, तो डेल्टा पी का मान निकल करके कितना आया 50 निकल करके आया। इसी प्रकार P1 का मान कितना है, क्योंकि फार्मूले में P का मान चाहिए, तो P का मान ही P1 का मान होता है, और वो कितना है यहां पर, वो है आपका 100। Q का मान कितना है, Q का मान Q1 होता है, और वो इस फार्मूले में आप देखिए Q1 का मान कितना है 200 है, तो मैंने 200 कर दिया। तो इस प्रकार अब आप देख सकते हो कि सारी चारों वैल्यूज की का मान हमको निकल करके आ जाता है। अब इस फार्मूले में मैंने वैल्यूज पुट कर दिया, तो EP इक्वल टू माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस 100 अपॉन आपका क्या हो जाएगा डेल्टा पी कितना हो जाएगा 50 इंटू 100 अपॉन 200। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आपके पास क्या हो जाएगा आपका 52 जा 100, आपका 1 आएगा सर। अरे हम लगा रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, पर देखते जाओ। ठीक है, आपका 100 2 जा 2 हो जाएगा। अब आपका देखो 2 1 जा 2, तो ये आपके पास ईपी का मान 1 आ जाता है। अब इसका रिपोर्ट कैसे लिखोगे, वस्तु जो लोच है वो लोचदार है, मांग की लोच कितनी है लोचदार है, यानी इसको क्या कहेंगे इकाई के बराबर लोच है, इकाई के बराबर लोचदार कहेंगे। वस्तु का नेचर क्या होगा, वस्तु का नेचर आरामदायक होगा। ठीक है, कमोडिटी नॉर्मल होती है, सामान्य वस्तु है, आरामदायक वस्तु है। ठीक है, ये आपका रिजल्ट निकल करके आता है। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ थोड़ा सा नए तरीके का है, लेकिन निकालना यही चीज है। एक 3-4 कंडीशंस दी गई हैं, आपके पास कंडीशंस दी गई हैं, ए कंडीशन आपका और बी कंडीशंस दी गई हैं। प्राइस, या इसको ए कंडीशन में मैं कह सकता हूं कि प्राइस है, एंड ये कंडीशंस पे आपकी क्वांटिटी है, मात्राएं हैं या डिमांड है। एक P1 मूल्य है 100 का, ठीक है, ए पर, ये आपका प्राइस है, इसको मैं लिख सकता हूं, इसको आप यहाँ पे हटा के प्राइस एंड क्वांटिटी है। ये आपका ए कंडीशन है, ये बी कंडीशन है, ये सी कंडीशन है, ये डी कंडीशन है, ये ई कंडीशन है। वस्तु का मूल्य जब 100 रुपए होता है तो खरीदी गई मात्राएं 800 हैं। जब मूल्य 100 से बढ़कर के 200 हो जाता है तो मात्रा घट करके 600 हो जाती है। जब मूल्य बढ़कर के 300 हो जाता है तो मात्रा घट के 400 हो जाती है। जब मूल्य बढ़कर के आपका 400 हो जाता है तो मात्रा घट के 300 हो जाती है।
जब बढ़ के 500 हो जाता है तो ये घट के 200 हो जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसमें मांग की लोच की गणना करनी है। कैसे गणना करनी है, चलो ईपी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस निकालना है ए टू ए से डी पर। पहला प्रश्न, ए से डी पर मांग की लोच की गणना करो। दूसरा, इलास्टिसिटी कैलकुलेट करो, डी टू ए पर कैलकुलेट करो, डी से ए पर कैलकुलेट करो। और तीसरा है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस निकालो बिटवीन ए टू डी, ए और डी के मध्य गणना करो। तो ये 1 पर पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैंने इस पे बनाए हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, एग्जाम में बड़ा कंफ्यूजन जनरेट करता है। तो इस तरह को प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको किस में निकालना है, ए से डी के मध्य निकालना है। ठीक है, ए और सर ये टू डी, क्या हुआ, ये हेलो, टू डी जो निकालना है वो आप 2 बार लिख दिए हैं, पहले में भी वही लिखे हैं और तीसरे में भी वही लिखे हैं। मैंने देखो, आप ध्यान से देखो, कोई बोल सकता है ये जो आप, कोई इनकी बात से सहमत हो कि मैंने जो पहले में लिखा वही तीसरे में लिखा है? नहीं सर, अभी नहीं नहीं, कोई, वो ए से डी के है और ए से डी के बीच है नहीं नीचे सर, वाला। पहला प्रश्न मेरा है ए से, हाँ माइक बंद कर लीजिए फिर मैं पढ़ाता हूं। पहला प्रश्न है ए से डी पर निकालिए, दूसरा प्रश्न है डी से ए पे निकालिए, और तीसरा प्रश्न है ए तथा डी के मध्य लोच क्या होगी ये गणना करनी है। प्रश्न का बहुत क्लियरली आपको प्रश्न पढ़ना होगा। यूपीएससी का एग्जाम, आईएएस का एग्जाम कोई भी व्यक्ति निकाल सकता है, लेकिन 80% बच्चे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो प्रश्न नहीं पढ़ पाते हैं। प्रश्न नहीं समझ पाने के कारण यूपीएससी का रिजल्ट इतना खराब होता है। मैं बताऊं कि जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को फॉर्मेट बनाते हैं तो पहले झटके में लगता है भारत की राजधानी कौन सी है, और हम लोग प्रश्न पूछते हैं निम्न में से भारत की राजधानी कौन नहीं है, और नहीं लास्ट में लिखा जाता है। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, राजधानी पूछा तुरंत नई दिल्ली आगे लिखा होगा, टिक मार के निकल गए, उसमें पूछा जाएगा कौन नहीं है, ये पूछा गया है। 50% बच्चे इस पे गलती करते हैं, वो इतना तेज सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और पूरा प्रश्न ना पढ़ने के बाद अधिकतर इस प्रकार जो बहुत सरल क्वेश्चन होता है उसमें नकारात्मक चीजें पूछी जाती हैं। कौन सा है जिसमें ए, विटामिन ए नहीं पाया जाता, आपको लगता है विटामिन ए वाला पूछा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत क्लियरली पढ़ना होता है। चलो अब हम ए से डी पे निकालते हैं। तो आप एक काम करना, जब ए से डी है तो केवल ए की इंफॉर्मेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए केवल डी की इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, अन्य इंफॉर्मेशन से मुझे कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना कि जब ए से डी आपसे पूछा जाए तो ए से डी पूछने में एक पॉइंट और याद रखना कि पहला क्या है ए, तो ए वाला जो प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। ए वाली जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, Q1 होगी। फिर डी वाली होगी P2 होगी, और आपके पास ये आपका क्वांटिटी Q2 होगी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि ए से डी की तरफ जा रहे हैं, तो ए प्रथम बिंदु है और डी अंतिम बिंदु है, इसलिए प्रथम मूल्य को P1 तथा अंतिम मूल्य को P2, प्रथम मात्रा को Q1 तथा अंतिम मात्रा को Q2 की संज्ञा दी गई है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। फार्मूला आपका होता है EP इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, P अपॉन Q। ठीक है, डेल्टा Q कैसे निकालोगे, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, देखो आप लोग अभी स्मार्टनेस दिखाना। डेल्टा Q Q2 माइनस Q1 होता है। Q2 आपका 300 है, 300 में से 800 घटा देते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 500 बचेगा। ठीक है, Q2 माइनस Q1, तो डेल्टा Q का मान मैंने निकाल दिया। अब इसी तरह मैंने क्या निकाला, डेल्टा P का मान, तो P2 माइनस P1, 400 में से 100 माइनस मैंने किया तो कितना निकला, 300 निकला। इंटू P मतलब P1 मीन्स 100, Q मीन्स Q1 मीन्स 800। तो ये आपका क्वेश्चन देखिए मैंने
इलास्टिसिटी का सारी चीजें रख लिया है। चलो अब इसको काटते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाता है, माइनस से माइनस कट जाता है, 100 का डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, अब 5 पंजा 5 बचता है और आपका 8 त्रिक 24 होता है। ठीक है, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए, कोई बताइए कितना होगा पॉइंट में? 0.04 ना, 04 यस सर। कि नहीं? नहीं सर, 0.4 ओनली। 0.4, हाँ ओके 0.4। तो ये क्या होगा? ईपी इज लेस देन 1 है। वस्तु कौन सी होगी? आवश्यक। वस्तु आवश्यक होगी। चलो अब आते हैं कहां पे? D2A पर आते हैं। तो जब D2A आएंगे तो अब आपका प्रारंभिक बिंदु क्या हो जाएगा? D। D आपका प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट कीप करते हैं, 1 मिनट। Just 1 minute. Highlight pointer, power pointer. कोई बात नहीं, मिल नहीं रहा, प्रॉब्लम आ रही। चलो, तो अब आपके पास मैंने क्या बोला कि जब आपकी ऐसी कंडीशंस होती है तो अब आपका प्रारंभिक बिंदु क्या हो जाएगा? अब आपका प्रारंभिक बिंदु हो जाता है डी। तो जब आपका प्रारंभिक बिंदु हो जाता है तो अब आप क्या करोगे? ये आपका जो प्राइस होगा ये P1 हो जाएगा, ठीक है, और ये क्वांटिटी आपकी Q1 हो जाएगी, ये क्वांटिटी आपकी Q2 हो जाएगी और ये प्राइस आपका P2 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये अंतर आता है। अब D2A हो जाता है, D प्रारंभिक है और आपका A अंतिम हो जाता है। आपका EP इक्वल टू माइनस डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q हो जाता है। अब आपके पास क्या हो जाता है? P2 माइनस P1, वही Q2 माइनस Q1। तो 800 में से 300 करेंगे तो अब आपके पास क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा, बटे आपका P2 माइनस P1 तो माइनस 300 हो जाएगा, गुणे आपका P1 आपका अब हो जाएगा 400 हो जाएगा और Q का मान आपका 300 हो जाएगा। अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ठीक है। अब 4 पंचे 20 और 3 त्रिका 9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 9 दून 18, 2 पॉइंट आपका 2 कुछ आकर के आएगा। तो हम क्या कहेंगे? EP इज ग्रेटर देन 1 और वस्तु यहां पर क्या हो जाएगी? वस्तु बिलासी हो जाएगी। वस्तु आपकी बिलासी वस्तु को रिप्रेजेंट करने लगेगी, क्योंकि हम इसका कॉन्सेप्ट जान चुके हैं। अब बचा बिटवीन वाला खेल। बिटवीन वाले खेल में आपको फार्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। किसके बिटवीन है? A टू D के। तो यानी A तो प्रारंभिक होगा और D अंतिम होगा, यानी जो ब्लैक कलर के पेन से लिखा है ये वैल्यूज मेरी काम करेंगी, ठीक है। लेकिन बिटवीन कैसे काम करेगा? तो फार्मूले में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, और थोड़ा सा चेंजेस कैसे किया जाता है आप देख लो कि माइनस डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू, अब देखो क्या करना बिटवीन में, PA प्लस PD अपॉन QA प्लस QD। बिटवीन जब भी निकाला जाता है, जब बिटवीन का प्रश्न आ जाता है तो दोनों मूल्यों को जोड़ा जाता है और दोनों मात्राओं को भी जोड़ा जाता है, ठीक है। कभी भी बिटवीन वाला प्रश्न आ जाए तो उसको इस तरह केयरफुली आप उसको हैंडल करेंगे कि दोनों प्राइस को आपको ऐड करना है, दोनों क्वांटिटी को ऐड करना है, ठीक है। चलो आगे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P वैल्यू जो आपने शुरू में ट्रैक की निकाली थी वही होगी। डेल्टा Q देखो, डेल्टा Q और डेल्टा P की वैल्यू तो कितनी होगी? माइनस 500 बटे 300, तो माइनस 500 बटे
300 आपको निकल करके आ गई। अब चलो PA प्लस PD, PA प्लस PD तो यानी 100 प्लस 400 होगा, 100 प्लस 400 हो जाता है अपॉन, अब आपके पास क्वांटिटी कितनी हो जाती है, 800 प्लस 300 हो जाती है। ठीक है, 800 प्लस 300 हो जाती है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, माइनस माइनस का हो जाएगा 500 बटे 300 इंटू कितना हो जाएगा, 500 बटे 8 3 1100, 1100 हो जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई आप कर लो। सिंप्लीफाई में डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, 25 बटे 33, 25 बटे 33 को कन्वर्ट करिए, कितना आएगा, EP इज लेस देन 1 आएगा ना, इकाई से कम, यानी वस्तु क्या होगी, आवश्यक होगी। तो इस तरह प्रश्नों को आपको एग्जाम में सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इस तरह आप, मुझे लगता, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो मैं एक प्रश्न आपको दे रहा हूं, उस प्रश्न को आपको सभी को अभी सॉल्व करके मुझे आंसर बताना है, एंड मैं उसका आंसर का वेट करूंगा इसी तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही। तो आप चलो, मुझे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये आपका ऊपर वाली ये टेबल आपको ये नोट कर लिए, और नोट करने के बाद मुझे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करके बताइए। EP इक्वल टू, आप बताइए B2E कितनी होगी इलास्टिसिटी, फिर EP मुझे बताइए E2B कितनी होगी, एंड मुझे इलास्टिसिटी बताइए बिटवीन E2B कितनी, सॉरी हाँ, बिटवीन E, अब नहीं, B2E कितनी होगी। चलो तीनों प्रश्नों का आंसर आप कैलकुलेट करके हमें अवश्य बताइए।